हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी सरस्वती एकेडमी में। इट्स मी आशीष राउत। तो स्टूडेंट्स, मैं झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 मार्च से 2022 का, तो उसके साइंस का कुछ प्रश्न और उत्तर मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी ज़रूर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट रहिए। आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको मैं कुछ प्रश्न को लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो फिज़िक्स का था। उसके बाद ये केमिस्ट्री का है और भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के आते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और क्लास 10th के जिस भी स्टूडेंट को आप जानते हो उनको ये वीडियो और ये चैनल शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं और उसके उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगा, और जो कि इस बार के लिए है भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वो है संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 यानी कि कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर का एक प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संकलन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ आपने एक टर्म देखा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वो होता है जो किसी अभिक्रिया में उपस्थित होकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जो अभिक्रिया लेट से होने वाली थी उसमें अगर हम कोई उत्प्रेरक डाल दें तो वो अभिक्रिया जल्दी हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे C2H4 जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो C2H6 यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। C2H4 ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और C2H6 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी अभिक्रिया को हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं। चलिए इसी में है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, जहां क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन करता है। इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यह अभिक्रिया हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, जहाँ क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन के परमाणुओं को एक एक करके विस्थापित कर देते हैं और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसे ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। CH4 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जहाँ Cl2 से ये अभिक्रिया करता है सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं CH4 और एरो के बाद यानी कि अभिक्रिया के बाद क्या होता है, CH3Cl यानी कि एक हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित हो गया है क्लोरीन से। ठीक है। और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। ये आपका उदाहरण हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। आई होप कि ये दोनों समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे डाउट को क्लियर करने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो सबसे पहले हम जब भी प्रश्न में अंतर लिखने को रहेगा तो आप क्या करेंगे, कॉपी के दोनों तरफ यानी कि बीच में लाइन देके एक तरफ साबुन एक तरफ अपमार्जक लिख देंगे। तो साबुन में पहला पॉइंट लिखेंगे हम, साबुन का आर्द्रता गुण कम होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, साबुन का आर्द्रता गुण जो होता है वो कम होता है। और अपमार्जक में पहला पॉइंट लिखेंगे, अपमार्जक का आर्द्रता गुण साबुन की अपेक्षा अधिक होता है।
दूसरा पॉइंट हम लोग साबुन में लिखेंगे, ये जैव निम्नीकरण होते हैं, मतलब ये जीवों के द्वारा नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। और अपमार्जक जो होते हैं ये जैव अनिम्नीकरण होते हैं, मतलब अपमार्जक को कोई भी जीव जंतु नष्ट नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट हम लोग साबुन में लिखेंगे, इसे बनाने का कच्चा माल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। और अपमार्जक में लिखेंगे तीसरा पॉइंट, इसे बनाने का कच्चा माल वनस्पति तेल से प्राप्त होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, साबुन पेट्रोलियम से बनता है और अपमार्जक वनस्पति तेल से। साबुन में हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह उच्च वसी अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यह उच्च वसी अम्लों के सोडियम और पोटाशियम के लवण होते हैं। अपमार्जक में हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, साबुन उच्च वसीय अम्लों के और अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन में पांचवा पॉइंट लिखेंगे, यह बॉन्ड COONA प्रकार्यात्मक समूह का होता है। और अपमार्जक में हम लोग लिखेंगे, यह बॉन्ड SO3Na प्रकार्यात्मक समूह का होता है। साबुन में छठा पॉइंट लिखेंगे, ये प्रदूषण नहीं करते। और अपमार्जक में लिखेंगे छठा पॉइंट, ये जल प्रदूषण करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, साबुन को जल में अगर हम घोलेंगे तो वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जबकि अपमार्जक जल में घुलकर जल प्रदूषण कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो ये है, समावयवता किसे कहते हैं और पेंटेन का उदाहरण देकर समझाएं। तो समावयवता देखते हैं किसे कहते हैं। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान रहता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे 2 3 4 ऐसे जो यौगिक होते हैं जिनका अणुसूत्र समान रहता है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, यानी कि जिनका सूत्र तो समान होगा लेकिन जो भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, वे यौगिक परस्पर समावयवी कहलाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, वैसे जो 3 4 जितने भी यौगिक होंगे जिनका अणुसूत्र समान और रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा, वो परस्पर एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे और ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। उदाहरण है पेंटेन का। पेंटेन का रासायनिक सूत्र यानी कि अणुसूत्र होता है C5H12 और इसके 3 समावयवी हैं। पहला है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। आइए हम लोग इस तीनों पेंटेन के समावयवी का संरचना सूत्र देखते हैं। इनका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र बिल्कुल भिन्न है, आप देख सकते हैं। नॉर्मल पेंटेन का जहाँ सीधा साधा है, वहीं आइसोपेंटेन में एक जो है CH3 का जो बॉन्ड है वो नीचे चला गया है। उसी तरह आप नियोपेंटेन में भी देख सकते हैं, एक C ऊपर चला गया है और एक C नीचे चला आया है। ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। इसमें भी अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाएं। जी हाँ स्टूडेंट्स, साबुन किस तरह से सफाई करता है उस क्रियाविधि को हम लोग को समझाना है। इसका आंसर है, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो मिसेल बनता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, साबुन को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो वो जो झाग उत्पन्न होता है, झाग को ही हम लोग मिसेल कहते हैं। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, साबुन के जो अणु होते हैं घुलने पे वो उनके 2 सिरे होते हैं और दोनों सिरों का गुणधर्म जो होता है वो अलग अलग होता है। मिसेल के 2 सिरे होते हैं। जल में विलेय एक सिरे को जलरागी, मिसेल के पहले सिरे यानी कि जो जल में घुल जाता है, ठीक है, उसको हम लोग जलरागी कहते हैं, तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, दूसरा सिरा जो है वो जल में विलेय नहीं होता, वो हाइड्रोकार्बन में विलेय होता है और उस सिरे को हम लोग जल विरागी कहते हैं। अर्थात साबुन का आयनिक सिरा जलरागी और लंबी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जल विरागी होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जलरागी सिरा जो होता है वो साबुन का आयनिक भाग होता है और लंबी जो हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला होता है वो जल विरागी होता है। साबुन में बने मिसेल अपने हाइड्रोकार्बन सिरे से तेलीय गंदगी को फंसाकर रोक लेते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग जब साबुन से कपड़ा धोते हैं तो साबुन का जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वो तेलीय गंदगी को फंसाकर रोक लेता है, लेकिन दूसरा सिरा जो जलरागी होता है वह छिपे गंदगी को बाहर निकालते हैं। और दूसरा जो सिरा होता है जो जलरागी होता है वो क्या करता है,
कपड़े में छुपे गंदगी को बाहर निकालता है और तेलीय गंदगी मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलियन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, जब हम लोग साबुन को घोलते हैं तो उसका विलियन कुछ कोलाइड जैसा होता है। तो वो कोलाइड वाले जो अणु होते हैं वो मिसेल के ही होते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस तरह मिसेल गंदगियों को जकड़ लेता है और जब हम कपड़े को रगड़ते हैं तो कपड़े में उपस्थित गंदगियाँ निकल जाती है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब गंदगी को जकड़ लेता है मिसेल और हम लोग कपड़े को रगड़ते हैं या जोर से पटकते हैं तो फिर उस समय गंदगी निकल जाती है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये कुछ प्रश्न था जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि इसका आंसर आपको सभी का समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। उसके लिए आप चैनल से कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।